हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो हमारे आज के स्ट्रोक के टॉपिक में हम देखेंगे हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हमारे स्पास्टिक पेशेंट के लिए। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक में हमारे जो ब्लड को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर उनमें ही ब्लॉकेज हो जाए या हैमरेज हो जाए, दो कारणों से स्ट्रोक का अटैक आता है। पहला होता है ब्लॉकेज, कोई फैट इम्बोलिज्म कभी भी ब्लॉक हो जाए अगर आर्टरी में, या फिर हैमरेज हो जाए यानी कि आर्टरी फट जाए, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक आने पर एक साइड का जो बॉडी पार्ट होता है वो पैरालिसिस की कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। स्ट्रोक के दो टाइप होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हैमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, तो इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हमने स्टार्टिंग में इन्हें पैसिव मूवमेंट देते हैं, जो कि मैंने इसके पहले आपको डिस्क्राइब किया है। फिर अब हम हमारे पेशेंट को धीरे-धीरे स्पास्टिक स्टेज में हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हमारा पेशेंट स्पास्टिक स्टेट में आ गया है, तो हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। हमारे पेशेंट का हम एम्बुलेशन कैसे करवा सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और फंक्शनल एक्टिविटी में हम उन्हें कैसे ला सकते हैं, हम अब ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रोक। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी स्पास्टिक जब स्टेज आती है पेशेंट की, स्पास्टिक स्टेज होता है कि हमारे पेशेंट की मसल्स एक ऐसी पोजीशन में आके टाइट हो जाएं जो कि नेचुरल पोजीशन नहीं है, यानी कि वो हाथ मोड़े हुए हैं और टाइट हो गया। तो अगर जब अटैक आया, हाथ मोड़ा रहा या उसको मेंटेन नहीं किया, क्योंकि हेमीप्लेजिक कंडीशन में हमारे मसल्स की मोटर और सेंसरी सेंसेशन जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो हम किसी भी पोजीशन में अगर हमारा पैरालिसिस वाला हाथ अगर पड़ा हुआ है या पैर पड़ा हुआ है, तो वो स्पास्टिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मसल्स उसी स्टेज में टाइट हो जाती हैं, उसी पोजीशन में टाइट हो जाती हैं। तो इस कारण से हमें स्पास्टिसिटी होती है। फ्लैसिडिटी के बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो स्पास्टिसिटी की होती है। जब स्ट्रोक का अटैक आता है तो आधी बॉडी पहले फ्लैसिडिटी के स्टेज में जाती है, यानी कि मसल्स लटक जाती हैं। फिर वो स्पास्टिक की स्टेज में आती है, यानी कि अब मसल्स टाइट हो जाती हैं। अब हमें पेशेंट की स्पास्टिसिटी से रिकवरी लानी है और साथ ही साथ उसको बचाना है कॉन्ट्रैक्चर होने से, डिफॉर्मिटी होने से और स्पास्टिसिटी होने से। तो जितना ज़्यादा बेहतर हो, हमें पेशेंट का अपने स्पास्टिसिटी को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार स्पास्टिसिटी डेवलप हो गई, तो उसको वापस लाने में काफ़ी टाइम लगता है और कभी-कभार वो स्पास्टिसिटी जो होती है, वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो कंटीन्यूअस और परमानेंट रूप ले लेती है। तो हमें इन सबको होने से रोकना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पेशेंट के कुछ एम्स, कुछ गोल, उनको कैसे अचीव करें वो बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें हमारे पेशेंट की जो मसल टोन है उसे सबसे पहले नॉर्मल करना है। ठीक है, हमें हमारे पेशेंट की मसल टोन को नॉर्मल रखना है और जो नॉर्मल फंक्शन पैटर्न है, ठीक है, जैसे कि अपने हाथ चलाना, उंगलियां चलाना, इस नॉर्मल फंक्शन पैटर्न को डेवलप करना है। उसको कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट होने से रोकना है, बचाना है। हमारे पेशेंट को अब हम ट्रेन करेंगे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, अपने आप को खुद से काम करना शुरू करे। ठीक है, अब उसको अपनी एक्टिविटी में वापस आना है, उसकी डेली एक्टिविटीज उसे करनी है। तो अब हमारे पेशेंट को हम सिखाएंगे कि आप वो अपने फंक्शनल एक्टिविटीज में वापस आए, इंडिपेंडेंटली काम करें। ठीक है,
फिजिकल एक्टिविटी वो इन्वॉल्व करे अपने दिनचर्या में। तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या प्रोसीजर हम करते हैं स्पास्टिसिटी से बचने के लिए। तो स्पास्टिसिटी की जो मसल्स अगर बन गई हैं, तो उसको कम करने की 2 मेथड होते हैं। पहला, जेंटल रिदमिक पैसिव मूवमेंट, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है कि स्ट्रोक के पेशेंट के पैसिव मूवमेंट हम कैसे करवाते हैं। फिर आता है सस्टेन ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग। अब ये जो स्ट्रेचिंग की पोजीशन है, या तो हम इसे मैन्युअली करें या फिर हम स्प्लिट के साथ करें। अगर हमें अपनी मसल्स को बचा के रखना है स्पास्टिसिटी से, तो उससे थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी वो बच पाएँगे। उसके लिए हम उनको स्प्लिंट देते हैं या पोजीशन देते हैं, जिससे कि वो स्पास्टिसिटी में ना जा पाए, उनके कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो पाए। दूसरा तरीका ये है कि हम हमारे पेशेंट की जो स्पास्टिक मसल्स हैं, उसका जो बल्की एरिया है उन मसल्स का, जिनमें स्पास्टिसिटी बन गई है, उस पे लंबे समय तक हम आइसिंग करें, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पेशेंट की आइसिंग करें, तो उस पे टॉवल रैप करके ही करें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाके पेशेंट की आइसिंग नहीं करना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखिए कि हमारे जो स्पास्टिक पेशेंट है स्ट्रोक का, उसकी मसल्स में सेंसेशन थोड़े कम होते हैं, स्किन सेंसेशन थोड़े कम होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इतनी देर तक आइसिंग नहीं करना है कि बर्न हो जाए, और जब भी आइसिंग करना है तो मूव करते रहना है आइस पैक को एक ही जगह रखने पर उनको सेंसेशन तो कम ही है, तो अगर आप एक ही जगह पे आइस पैड को या आइस पैक को काफी देर तक रखेंगे तो उनको बर्न हो जाएगा, ठीक है? इसी कारण से स्पास्टिक पेशेंट को अगर आप आइसिंग करें तो टॉवल में रैप करके दें और ज्यादा देर तक ना दें और मूव करते रहें। ये हमारी आइसिंग और सस्टेन स्ट्रेचिंग, इन दोनों को अगर हम साथ में इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी स्पास्टिसिटी को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमारे पेशेंट को स्पास्टिसिटी की स्टेट में जाने से बचा सकते हैं, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन किन पोजीशंस को देके हम हमारे पेशेंट को स्पास्टिसिटी में जाने से बचा सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा हेड और नेक का एरिया, सर और गर्दन का एरिया पे हम कैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होने से बचा सकते हैं, कैसे स्पास्टिसिटी को रोक सकते हैं, अब हम ये देखेंगे। हेड और नेक के एरिया पे हमेशा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है? तो इसके लिए हमें हमारे पेशेंट को एक्सटेंशन और स्लाइटली हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन देना चाहिए, जिस कारण से उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो। उसके लिए हमें एक टॉवल को रोल करके उसके नेक के नीचे रखना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से एक टॉवल को रोल करके हमें पेशेंट की गर्दन के नीचे रखना चाहिए, जिससे हमारे पेशेंट की जो हेड और नेक की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है वो बचे। इसके लिए हम उसके गर्दन के नीचे तकिया रोल करके रखेंगे और उसकी पोजीशन रखेंगे हम एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। आप जैसे ही रोल करके गर्दन के नीचे पिलो रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो गर्दन है वो पीछे की तरफ चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आप एल्बो का। एल्बो में हमेशा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, यानी कि हाथ अंदर की तरफ मुड़ जाता है कोहनी से। इसको रोकने के लिए हमें हमारे पेशेंट को एक्सटेंशन और सुपाइनेशन की पोजीशन देनी है, ठीक है? एल्बो जो होगा वो एक्सटेंशन में रहेगा और जो फोरआर्म है वो सुपाइनेशन में रहेंगे, यानी कि
जो हमारी हथेली की तरफ का एरिया होता है, उस स्टेज में जब हमारा हाथ सीधा रहता है तो वो सुपाइनेशन होता है। उसको हम गोल करके घुमाते हैं तो वो प्रोनेशन होता है। तो हमें पेशेंट की पोजीशन रखनी है सुपाइनेशन में। इसके लिए हम उसके हाथ के नीचे पिलो या स्प्लिंट रख के हम कर सकते हैं। बेहतर है हम हमारे पेशेंट को स्प्लिंट दें। ठीक है, स्प्लिंट काफी अच्छा होता है रोकने के लिए एल्बो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को। ठीक है, तो हमें पोजीशन देनी है एल्बो एक्सटेंशन की और सुपाइनेशन की, जिससे कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बचे। फिर आता है रिस्ट और फिंगर का। रिस्ट और फिंगर की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। इससे बचने के लिए हमें हमारे पेशेंट के हाथ को एक्सटेंशन में रखना है, कलाई को और फिंगर को भी। ठीक है, हमारी पेशेंट की जो कलाई रहेगी और जो फिंगर रहेगी उसमें हमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। उसको हम रोकेंगे हमारे पेशेंट की कलाई को और फिंगर को एक्सटेंशन में रख के। इसमें भी हम पिलो और स्प्लिंट से कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि स्प्लिंट से करें, क्योंकि वो हार्ड रहता है, पिलो सॉफ्ट रहता है। इजीली हम हमारी जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं वो इजीली पिलो को स्क्वीज कर लेते हैं और डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए हमेशा स्प्लिंट का ही इस्तेमाल करें। तो रिस्ट और फिंगर की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए हम हमारे पेशेंट का एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट मेंटेन करेंगे और फिंगर का भी एक्सटेंशन मेंटेन करेंगे, वो भी स्प्लिंट की मदद से। अब आता है हमारा हिप। हमारे हिप में फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी हो जाती है। हिप की फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए हिप को हम एक्सटेंशन में रखेंगे और बाकी का जो लोअर लिम्ब है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। अब हमें इस पोजीशन को या तो सुपाइन में मेंटेन करना है या प्रोन में, या तो सीधा लेटा हो पेशेंट या उल्टा लेटा हो। पर अब हम इस पोजीशन में हमारे पेशेंट को पिलो नहीं देंगे, क्योंकि पिलो सॉफ्ट होते हैं और जैसे ही पेशेंट अपना पैर उसके ऊपर रखेगा वो दब जाते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को, स्ट्रोक के पेशेंट को, अगर उनकी हिप की फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी रोकनी है तो हमें पिलो नहीं, एक रिजिड मटेरियल, कड़क मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऊपर हम पेशेंट का पैर रखेंगे एक्सटेंशन में, सिर्फ हिप एक्सटेंशन। ठीक है, बाकी का पूरा पैर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। तो इस तरीके से हम हमारे पेशेंट की हिप का फ्लेक्शन एक्सटर्नल रोटेशन डिफॉर्मिटी होने से रोक सकते हैं। फिर आता है नी का। नी में भी हमारे पेशेंट को फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, तो इसके लिए हमें हमारे पेशेंट का नी एक्सटेंशन में रखना चाहिए। सेम जो हिप के लिए क्राइटेरिया है कि कोई पिलो हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें भी वही है। रिजिड मटेरियल आप पैर के नीचे रखें और उसके ऊपर हमारे स्ट्रोक पेशेंट का पैर रखें, तो पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा। इससे हमारे पेशेंट की नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बचेगी। फिर आता है हमारा एंकल। एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, यानी कि पैर जो पंजा जो है वो नीचे की तरफ झुकने लगता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम 90 डिग्री डॉर्सी फ्लेक्शन यूज करेंगे। इसके लिए हम एल स्प्रिंट यूज करेंगे। इस तरीके का एल स्प्रिंट आता है। हम इसके अंदर हमारे पेशेंट का पैर रखेंगे जिससे उसका पैर 90 डिग्री के डॉर्सी फ्लेक्शन में मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे एंकल के प्लांटर फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी रोक सकते हैं। अब हमारे पेशेंट को हम शुरू करवाएंगे वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे कहाँ से? सिटिंग में बिठा के और अफेक्टेड साइड के अपर लिम्ब के। हमारा पेशेंट
अब सिटिंग में एक्सरसाइजेस शुरू करेगा और वेट डालेगा उसके अफेक्टेड साइड के अपर लिम्ब पे। इस पोजीशन को मेंटेन करना है। इसके लिए थेरेपिस्ट जो है वो या तो साइड में खड़ा रहे या पेशेंट के पीछे खड़ा रह सकता है। अब जो अफेक्टेड वाला हाथ है वो अबडक्शन में रहेगा और एक्सटेंशन में रहेगा एल्बो। ठीक है, अबडक्शन में और एक्सटेंशन में रहेगा एल्बो और अबडक्शन में शोल्डर। फिर जो हमारा अनअफेक्टेड लेग है वो क्रॉस करके हम रखेंगे अफेक्टेड लेग के ऊपर और पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना वेट ट्रांसफर करे अपने अफेक्टेड साइड के हाथ पर। ठीक है, पेशेंट का हमने आर्म रखा कैसा, अबडक्शन में, एल्बो रखा एक्सटेंशन में और जो अनअफेक्टेड वाला पैर था उसको हमने राउंड करके क्रॉस करके रखा अपने अफेक्टेड लेग के ऊपर और पेशेंट को बोला कि अब वो अपना वेट जो है अफेक्टेड के अपर लिम्ब पे, अफेक्टेड वाले हाथ पे शिफ्ट करें। स्टार्टिंग में आप पेशेंट को सपोर्ट करके ये करवा सकते हैं, पर धीरे-धीरे आपको अपना सपोर्ट जो है वो हटाना शुरू करना है। ठीक है, ये हमारी सिटिंग वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हुई अफेक्टेड अपर लिम्ब की। अब आता है हमारा शोल्डर श्रग। शोल्डर श्रग इसीलिए करवाते हैं क्योंकि पेशेंट के जो शोल्डर होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, गोल घूम जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ झुक जाते हैं जिस कारण से पेशेंट की पेक्टोरल मसल्स भी टाइट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और उसी कारण से पेशेंट के जो रिब्स होते हैं वो भी थोड़े से आगे की तरफ घूम जाते हैं। इस कारण से हमारे पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि लंग जो होते हैं वो पूरी तरीके से फूल नहीं पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट्स में शोल्डर श्रगिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लें। पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में कंफर्टेबल होना चाहिए सिटिंग में। फिर आपको पेशेंट को बोलना है कि वो अपने कंधे इस तरीके से ऊपर उचकाएं। ठीक है, हमें पेशेंट को बोलना है कि अब आप अपने कंधे ऊपर की तरफ उचकाइए। गर्दन न्यूट्रल होनी चाहिए, गर्दन नहीं उचकेगी, सिर्फ कंधे ऊपर उचकाने हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा पेक्टोरल स्ट्रेचिंग। पेक्टोरल मसल की स्ट्रेचिंग जरूरी है क्योंकि इससे हमारी जो पेक्टोरल मसल शॉर्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है राउंड शोल्डर होने के कारण, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें हमारे पेशेंट की पेक्टोरल स्ट्रेचिंग भी करवाना जरूरी है। तो आप पेशेंट के पीछे खड़े हो जाइए, फिर पेशेंट को कहिए कि वो अपने जो हथेली है उसको सर के पास लाए, कानों के लेवल पे। ठीक है, ये देखिए हथेली कानों के लेवल पे है, पीछे ऑसिकुट रीजन पे, पीछे की सर पे है। इस तरीके से कोहनी मुड़ी होनी चाहिए, स्ट्रेट कोहनी और मुड़ी कोहनी। फिर आपको पीछे की तरफ आर्म को खींचना है। ठीक है, आप हाथ को प्लेस कर सकते हैं अपर आर्म पे या एल्बो पे। फिर आपको पीछे की तरफ इस एरो की डायरेक्शन में पीछे की तरफ पेशेंट का आर्म जो है वो पीछे खींचना है। ठीक है, तो ये हुई आपकी पेक्टोरल स्ट्रेचिंग। किसी भी स्ट्रेचिंग को देते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेचिंग नहीं लेनी है जिससे दर्द हो या टियर हो सके और रिपीटेशन भी कम रखना चाहिए, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं देना चाहिए। और स्ट्रोक पेशेंट का जो शोल्डर होता है वो वैसे ही सबलक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन होता है उनमें सबलक्सेशन होना, कंधा डिसलोकेशन होना। तो इसीलिए इन पेशेंट्स को ऑलरेडी कम स्ट्रेचिंग देनी चाहिए, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं देनी चाहिए। अब आता है सुपाइनेशन और प्रोनेशन। सुपाइनेशन प्रोनेशन आप अब रेजिस्टेंस के साथ देना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम हमारे पेशेंट को रेजिस्टेंस लगा के सुपाइनेशन और प्रोनेशन करवाएंगे। इसके लिए पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठ जाए, पेशेंट का एल्बो 90 डिग्री में फ्लेक्स्ड हो। आप पेशेंट की
हथेली मिलाएं, जैसे हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस तरीके से हाथ पकड़े, फिर इसको उल्टा घुमा दें, ये हुआ प्रोनेशन। फिर सीधा कर दें, ये हुआ सुपाइनेशन। एक हाथ आप एल्बो के पास भी प्लेस रखें उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप 90 डिग्री में एल्बो फ्लेक्शन मेंटेन कर सकें, इसीलिए एक हाथ पेशेंट के एल्बो पे भी रखें। सुपाइनेशन प्रोनेशन के लिए अब आप पहले उसके साथ हैंडशेक वाली पोजीशन में आए, फिर उसका हाथ उल्टा मोड़े, तो ये जो नेल्स वाला एरिया है ये ऊपर आ जाएगा, सीधा करेंगे तो हथेली ऊपर आ जाएगी। फिर इसको करते टाइम आप जकड़ के रखें पेशेंट का हाथ और उसको बोले कि अब आप सुपाइनेशन प्रोनेशन करें, और उसको जकड़ के रखेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप करने नहीं देंगे ये पोजीशन। इस तरीके से हम हमारे एल्बो की फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स मसल जो सुपाइनेशन प्रोनेशन करवाती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथनिंग इसलिए जरूरी है ताकि हमारा पेशेंट अब फंक्शनल एक्टिविटी शुरू करेगा, तो उसकी हाथों की जो मसल्स है उनमें अच्छी पावर, अच्छी ग्रिपिंग होनी चाहिए। और अब हम हमारे पेशेंट को बॉल ग्रिपिंग एक्सरसाइज कर पाएंगे। बॉल ग्रिपिंग के लिए जो स्क्वीज बॉल आती है, सॉफ्ट बॉल आती है, उसको हम पेशेंट की हथेली में रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे इसको जोर से टाइटली स्क्वीज करना है, दबाना है, दबाते टाइम होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज, सेफ एक्सरसाइज। पेशेंट की हथेली में आपको रखना है बॉल, स्क्वीजिंग बॉल, सॉफ्ट बॉल। पेशेंट को कहना है कि जोर से अपने हाथ को दबाओ, बॉल को स्क्वीज करना है, फिर इसके बाद वो उस स्क्वीज पोजीशन में अपना हाथ होल्ड करके रखिए और रिलैक्स करिए। इससे हमारे पेशेंट की जो उंगलियां हैं उनकी मसल्स पावर बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, हमारे फोरआर्म की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, क्योंकि अब पेशेंट शुरू करेगा चम्मच उठाना, ग्लास उठाना, हर चीजें शुरू करेगा करना, तो उसके लिए उसकी उंगलियों की पकड़, उसकी हथेलियों की मसल्स की पकड़ अब थोड़ी स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम करेंगे बॉल ग्रिपिंग एक्सरसाइज। और अब हम हमारे पेशेंट को सिटिंग में लेंगे और करवाएंगे नी का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, अब हम उसको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करवाएंगे। एंटी ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम हमारे नी को ऊपर उठाते हैं तो हमारा जो पंप सिस्टम है, हार्ट पंप सिस्टम, वो और तेजी से चलता है, ठीक है, जिस कारण से हमारे पेशेंट के अफेक्टेड साइड की हीलिंग जो है वो उतनी तेजी से होगी, उतनी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमारे पेशेंट को अब हम सिटिंग पोजीशन में नी का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाएंगे। अब आप पेशेंट को सिटिंग में ले लें, फिर उसको बोले वो अपनी नी से पैर को ऊपर की तरफ उठाए जितना उससे पॉसिबल हो सके, ठीक है। अगर वो जितनी रेंज में भी उठा पा रहा है उतनी रेंज में लाएं, और उससे ज्यादा रेंज अगर आ सकती है तो आप पैसिवली भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको बोले अगर वो होल्ड कर सकता है उस पोजीशन को तो बिल्कुल होल्ड करवाएं और फिर वापस से न्यूट्रल पोजीशन में लेके आए, ठीक है। नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाना शुरू करना है, नी एक्सटेंड फ्लेक्शन। इससे क्या होगा, मसल्स पंप होना शुरू होगी, काफ मसल्स, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफी सहायता करती हैं। तो ये हमारे नी का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन सिटिंग पोजीशन में। फिर अब है सिटिंग पोजीशन में ही हमारे एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। ये भी हमारी काफ मसल्स के पंप एक्शन के लिए जरूरी है। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में क्या करेगा, उसकी जो हील है उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, उसके जो उंगलियां हैं वो भी ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट अपनी हील से ऊपर की तरफ उठाएगा पैर को
उंगलियां भी ऊपर की तरफ उठेंगी। फिर प्लांटर फ्लेक्शन के लिए वो अपने हील को अंदर की तरफ मोड़ेगा, उंगलियां भी नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, पहले वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा डॉर्सी फ्लेक्शन में, नीचे की तरफ मुड़ेगा प्लांटर फ्लेक्शन में, और ये होगा सिटिंग पोजीशन में। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, जो कि पेशेंट की पंपिंग एक्शन के लिए जरूरी है। अब हमें हमारे पेशेंट को वॉकिंग के लिए रेडी करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी उंगलियों की ग्रिपिंग बने, पंजे की ग्रिपिंग शुरू हो। ठीक है, अगर उसको खड़ा कर दिया और वो एकदम से गिर गया, ग्रिप नहीं बना पाया, तो हमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पेशेंट को अब हम सिटिंग में ही ग्रिपिंग एक्सरसाइज करवाएंगे पंजे की, जिसे हम टॉवेल स्क्रंजेस कहते हैं। इसके लिए हमारा पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पैर जिसका हमें कर्लिंग करवानी है टॉवल, इस टॉवल की मदद से, वो आगे रहेगा और उसके नीचे हमें फ्लैट एक टॉवल रखना है पतला सा। नी बेंड रहेगा। अब उसे उस टॉवल को अपनी उंगलियों की मदद से घसीटते हुए पीछे लेके जाना है। अपनी उंगलियां अंदर तरफ मोड़नी है तो टॉवल भी ग्रिप बनेगी, टॉवल ग्रिप करके पीछे छोड़ना है। हील एकदम कांटेक्ट में, हील नहीं उठेगी, बस उंगलियों से रोल करके टॉवल उठाना है और पीछे छोड़ना है। फिर से टॉवल ग्रिप करना है उंगलियों से और छोड़ना है। ठीक है, ये हमें हमारी उंगलियों की ग्रिपिंग एक्सरसाइज जरूरी से करवानी है, नहीं तो हमारा पेशेंट वॉकिंग के टाइम पे गिर जाएगा। दूसरा है मोबिलाइजेशन करना स्मॉल बॉल से। जो छोटी टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल जो रहती है, उसको हम हमारे पेशेंट के फुट के नीचे रख देंगे और फिर उसको कहेंगे कि आपको इस बॉल को ही रोल करते हुए आगे और पीछे करना है। ठीक है, ये बॉल आपके हील और फुट के बीच में ऐसे मूव होगी। इससे जो हमारे पेशेंट की प्लांटर मसल्स हैं, जो पंजे के नीचे की मसल्स हैं, उनका इजीली मोबिलाइजेशन होगा, सेंसेशन एक्टिव होगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो वो सेंसेशन कैरी करेंगी माइंड तक, और एक ग्रिपिंग पावर जो हमारी मसल्स की है, पैरों की मसल्स की, वो एक्टिव होगी। तो इस तरीके से हम छोटी सी बॉल के साथ मोबिलाइजेशन करवा के काफी बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। अब आता है हमारा फंक्शनल एक्सरसाइज, जो हम पेशेंट को सिटिंग में करवाएंगे। ठीक है, फंक्शनल एक्सरसाइजेस में सबसे पहला है बॉटल मूव करना। हमें इसके लिए एक ऐसा बॉक्स ले लेना है इतनी हाइट का कि पेशेंट के चिन तक उसकी हाइट होनी चाहिए। फिर छोटी पानी की जो बॉटल होती है उसके साथ हमें करवा सकते हैं, या कोई भी चीज, जो भी छोटी सी कोई चीज हम उसको ले सकते हैं, पर उसका वेट थोड़ा सा होना चाहिए। फिर हमारे पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने राइट वाले हैंड से बॉटल पकड़े, मिड में लेके आए उस बॉक्स के, वहां से दूसरा हाथ उसे पकड़ेगा और दूसरी साइड पे रखेगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कि एक बॉक्स रखेंगे हम जो कि चिन के लेवल पे होना चाहिए, एक हाथ में हम उसको पानी की बॉटल या कोई भी ऑब्जेक्ट, वेटिंग ऑब्जेक्ट, ज्यादा वेट का नहीं, कम वेट का ऑब्जेक्ट उसको पकड़ाएंगे। उसको बोलेंगे कि आपको इसको बॉक्स के ऊपर लाना है राइट वाले हाथ से, बॉक्स के ऊपर से लेफ्ट वाला हाथ पकड़ेगा उस बॉटल को और नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी मूविंग बॉटल एक्सरसाइज। फिर टर्निंग बॉटल, इस तरीके से एक बॉक्स के ऊपर कलाई के नीचे हमें टॉवल प्लेस करना है। जो हमारा हेमिप्लेजिक हैंड है उसमें हम एक छोटी बॉटल उसको पकड़ा देंगे। फिर उसे उस बॉटल को टर्न करना है, पहले प्रोनेशन में फिर सुपाइनेशन में। ठीक है, टर्निंग बॉटल में क्या करना है, पेशेंट के हाथ में एक बॉटल पकड़ा दी हमने, जिसे हमारा पेशेंट टर्न करेगा। ठीक है, पहले प्रोनेशन में फिर
सुपाइनेशन में। ये वही हमारी टर्निंग बॉटल एक्सरसाइज। अब है यूजिंग अ स्पून। एक छोटी चम्मच हमें पेशेंट को देना है और उसको बस इतना बोलना है कि इस चम्मच को टेबल से उठा के अपने मुंह के पास तक लेके जाए। ठीक है, उसको चम्मच देनी है, वो चम्मच पकड़ेगा और पकड़ने में भी उसकी फिंगर ग्रिपिंग होगी, तो उसकी फिंगर एक्टिव होंगी एक्टिविटी के लिए। चम्मच पकड़ के मुंह तक लेके आना है बस, और इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी एक्सरसाइज की चम्मच पकड़ के आपको मुंह तक लाना है। ठीक है, फिर है बालों में कंघी फेरना। पेशेंट के हाथ में कॉम्ब देना है और उसको कहना है कि आप बालों में कॉम्ब करिए। इसमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ शोल्डर मूव होना चाहिए, गर्दन नीचे वो लेके नहीं आए, सिर्फ अपने शोल्डर को, अपने हाथ में जो कंघी पकड़ी है जिस हाथ में, उसको ही ऊपर सर के पास तक लेके जाए वो, लेकिन गर्दन नीचे नहीं करे। ठीक है, तो ये उसकी ड्रेसिंग हो गई हेयर्स की। फिर है हमारी थ्रोइंग अ बॉल। या तो पेशेंट अकेले ये एक्टिविटी करे या किसी के साथ में। पेशेंट अगर सिटिंग में करना चाहता है, वो अभी इतनी ग्रिपिंग नहीं बनी उसकी स्टैंडिंग के, तो वो सिटिंग में करे, और अगर स्टैंडिंग में करना चाहता है तो वो स्टैंडिंग में कर सकता है। सिंपल उसको अपने हाथ से बॉल पकड़नी है और थ्रो करना है। ठीक है, अगर साथ में कोई कर सकता है तो थ्रो और कैच करके हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमारा जो पेशेंट है वो उसका जो हेमीप्लेजिक साइड का हैंड है उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी वेस्टिबुलर बॉल एक्सरसाइजेस। अब हमारे पेशेंट को हम बॉल के साथ एक्टिविटी करवाएंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारा ब्रिजिंग। पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में एक मैट के ऊपर लिटा देंगे। हिप उसका फ्लेक्शन में रहेगा, नी एक्सटेंशन में रहेंगे, और जो पैर है उसके नीचे बॉल रहेंगे। ठीक है, पेशेंट को हमने सुपाइन में लेटाया एक मैट के ऊपर, दोनों जो उसके पेशेंट के हाथ हैं वो साथ में रहेंगे बगल में पेल्विस के पास। ठीक है, फिर हम हमारे पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसके ऊपर बॉल बॉल के ऊपर उसके पैर रखने हैं। उस टाइम पे उसकी पोजीशन नीचे होगी। ठीक है, जो हमारे नी है वो ऐसे 90 डिग्री में रहेंगे। फिर हमारे पेशेंट को बोलना है कि वो बॉल के ऊपर प्रेशर लगा के अपना पैल्विक ऊपर करें। ठीक है, फिर वापस से नीचे लाएं। ठीक है, तो इस पोजीशन में, ब्रिजिंग की पोजीशन में उसे 10 सेकंड तक होल्ड करके रहना है। उसका पेल्विक जो है वो ऊपर उठेगा, हिप फ्लेक्शन में रहेंगे, नी जो है वो एक्सटेंशन में रहेगा, और फिर उसे इस पोजीशन को होल्ड करना है। ठीक है, ये हुई हमारी ब्रिजिंग। अब आएगी हमारी प्रोन एक्सरसाइजेस, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इसमें हमारा पेशेंट जो है उल्टा लेटा रहेगा और उसका पेट जो होगा, जो टुंडी की साइड होती है हमारी, वो बॉल के ऊपर रहेगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप अपोजिट साइड का लेग उठाएं और अपोजिट साइड का हैंड उठाएं। यानी कि अगर हमारा पेशेंट लेफ्ट साइड का हैंड उठा रहा है तो वो राइट साइड का लेग ऊपर उठा के उसको मेंटेन करें। ठीक है, हमारा पेशेंट बॉल के ऊपर लेटा रहेगा, पेट उसका बॉल के ऊपर रहेगा। फिर उसको हमें कहना है कि वो एक साइड का हाथ उठाए और एक साइड का पैर उठाए, अपोजिट साइड। यानी कि राइट आर्म उठ रहा है तो लेफ्ट लेग उठेगा, और इस पोजीशन को 10 सेकंड तक आपको मेंटेन करना है। फिर है आपकी सुपाइन लेग ट्विस्ट। इसके लिए आपकी कोर मसल्स के लिए होता है ये। ठीक है, और ये आपके स्पाइन के फ्लेक्सर्स मसल पे भी, रोटेटर्स पे भी काम करता है, और हमारी जो पेट की मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। और अभी हमें हमारे पेट की कोर की जो मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हमारा लोअर लिम्ब को वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सुपाइन में लेटना है, आर्म जो है दोनों बॉडी के साइड में एक्सटेंडेड रहेंगे, पैर जो है वो फ्लोर पे रहेंगे,
या साइड के दोनों, बॉल के दोनों बीचों बीच रहेंगे। इस तरीके से बॉल के बीचों बीच आपके दोनों पैर रहेंगे। इस तरीके से आपको बॉल उठाना है और राइट और लेफ्ट आपको टर्न करना है पैर से। ठीक है, आपको क्या करना है सबसे पहले कि आपके दोनों हाथ नीचे, पैर नीचे फ्लोर पे, पैरों के बीचों बीच बॉल होगी। फिर आपको इस बॉल को ऐसे ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। ट्विस्ट के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप राइट लेग से शुरू कर रहे हैं तो राइट लेग जो है वो फ्रंट में रहेगा और लेफ्ट जो है वो बैक में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्विस्टिंग पोजीशन बनानी है। ये देखिए, जो राइट वाला है वो फ्रंट में, लेफ्ट वाला जो है वो बैक में। फिर पोजीशन चेंज करी, राइट वाला चला गया बैक में, लेफ्ट वाला आ गया फ्रंट में। तो इस तरीके से हमें हमारे पैरों के साथ ट्विस्ट करके एक्सरसाइज करनी है। इसे आप 10 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेशन आता जाए वैसे आप 10 से 20 रिपीटेशन भी कर सकते हैं। अब हमें हमारे पेशेंट को बिठाना है बॉल पे। ठीक है, उसकी सिटिंग होनी चाहिए बॉल के ऊपर। तो आप पेशेंट को बस नॉर्मली बॉल पे बिठा दें और करेक्ट पोस्चर में बैठे हो, दोनों हाथ उसके बॉल के ऊपर, बैक भी स्ट्रेट, पंजे जमीन पे लगे हुए हो और इस पोजीशन को वो 10 सेकंड तक मेंटेन करें। ठीक है, जब वो इस पोजीशन को मेंटेन करने लगता है तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि अब अपना एक पैर जो है नी का फ्लेक्शन करें, नी का एक्सटेंशन करें, सॉरी। ठीक है, जब वो इस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इस पोजीशन को मेंटेन करने लग जाए तो फिर आप उसको कहें कि वो अपने नी का एक्सटेंशन करें। ठीक है, तो सिटिंग एक्सरसाइज हुई हमारी ये बॉल पे। फिर आता है सिटिंग में ही हमारे ट्रंक का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सिटिंग पोजीशन में ही आपको क्या करना है, अपने पेट को आगे की तरफ लेके आना है और पीछे की तरफ लेके आना है। ठीक है, या फिर स्लाइड में भी आप ले सकते हैं, हल्का सा रोटेशन भी ले सकते हैं, पर पहले हमें बॉल पे बैठ के ही आगे की तरफ आना है और पीछे की तरफ जाना है कमर से। तो ये हुआ आपके ट्रंक का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब आती है हमारी फॉरवर्ड रीचिंग एक्टिविटी। स्विस बॉल पे बैठे हुए ही सामने हमें एक स्टूल पे ऑब्जेक्ट रख देना है, जैसे कि पानी की बॉटल। अब हमारे पेशेंट को उसी पोजीशन में कहना है कि आप स्विस बॉल पे बैठे बैठे ही उस पानी की बॉटल को उठाएं। ठीक है, जिससे हमारे पेशेंट के ट्रंक का फ्लेक्शन होगा, पेट का फ्लेक्शन होगा उठाने में। ठीक है, फिर है लेटरल रीच। सिटिंग पोजीशन में ही स्विस बॉल पे आपको पेशेंट को साइड टू साइड फ्लेक्शन करवाना है, यानी कि बॉल के एक तरफ टच करना है फिर दूसरी तरफ टच करना है। इस तरीके से हमारे पेशेंट का लेटरल रीच एक्टिविटी होगी स्विस बॉल पे। अगर हमारा पेशेंट स्टैंडिंग में कैपेबल है स्विस बॉल करने के लिए तो हम उसको स्क्वाट्स करवाएंगे स्टैंडिंग में। ठीक है, उसकी बॉल के बीच में और पेशेंट के बीच में हमें एक बॉल रखनी है जिसको रोल करते हुए वो नीचे और ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडिंग बॉल स्क्वाटिंग एक्सरसाइज है। अब आता है हमारा पेशेंट की वॉकिंग एक्टिविटी। अब हम पेशेंट के गेट पे फोकस करेंगे। तो जो नॉर्मल गेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम एक पैर को कंसिडर करके देखें तो जैसे इस पैर का हम कंसिडर करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी हील उठती है। ठीक है, फिर लोड शिफ्ट होता है, फिर दूसरा पैर ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, फिर वो नीचे आता है और इसमें हमारी हील ऊपर उठती है। एक प्री स्विंगिंग फोर्स होता है जिसमें सिर्फ टोज कांटेक्ट में रहते हैं, फिर टोज भी जमीन से ऊपर उड़ाते हैं, मिड स्विंग्स में आते हैं, हवा में रहते हैं और फिर वो जमीन पे आते हैं। तो हम इसी तरीके से आप ब्लू कलर के लेग के ऊपर आप फोकस करके देखेंगे तो हम इसी तरीके से वॉक करते हैं। तो ये हमारी एक नॉर्मल वॉकिंग है जिसमें हमारा हील स्ट्राइक होता है, लोडिंग रिस्पॉन्स आता है, मिड स्टैंस आता है, टर्बुलेंस स्टैंस आता है, प्री स्विंग आता है, टो ऑफ आता है, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग।
तो ये हमारा नॉर्मल गेट होता है। अब हमारा हेमीप्लेजिक जो पेशेंट होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। उसकी पेल्विक जो होता है वो रिट्रैक्टेड हो जाता है, हिप के फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं, फुट क्लियरेंस नहीं होता है। तो उसकी चाल में हमारा जो पैर होता है पेशेंट का ऐसा घुमा घुमा हुआ आता है। पैर एक पैर स्ट्रेट आता है, दूसरा राउंड होके आता है, वो अपना पैर ऐसे राउंड करके चलता है। ठीक है, तो ये हमारे पेशेंट का हेमीप्लेजिक गेट। अगर हमारे पेशेंट को अब हम एम्बुलेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर हमारा पेशेंट चलना शुरू कर रहा है तो उसको हम कुछ चीजों की मदद से चलवाना शुरू करते हैं। डायरेक्ट बैलेंस कभी नहीं डालते उसके पैरों पे, हमेशा एक असिस्टेड डिवाइस देते हैं। जैसे हम फोर आर्म क्रचेस दे सकते हैं, आर्म पिट क्रचेस दे सकते हैं, वॉकिंग फ्रेम दे सकते हैं और कैन दे सकते हैं। ये इस तरीके की जो उसकी बैलेंस बचाएंगे, उसको गिरने से बचाएंगे, ऐसी डिवाइसेस हम उसे दे सकते हैं। इसके पहले कि हमारा पेशेंट जमीन पे चलना शुरू करे, नॉर्मल वॉकिंग शुरू करे, हम उसे पैरेलल बार में वॉकिंग करवाते हैं ताकि दोनों तरफ वो होल्ड करके चल सके। तो पैरेलल बार कुछ इस तरीके से होता है, एक रोड टाइप का बना होता है, बीच में एक पार्टीशन रहता है ताकि पैर मिक्स ना हो आपस में, और ऊपर एक ऐसा रोप लगा होता है जो कि एडजस्टेबल होता है पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग, और सामने इसके एक मिरर लगा होता है ताकि पेशेंट खुद को देखते हुए वॉक कर सके। पेशेंट वॉकिंग स्टार्ट करता है एक पोजीशन से, दोनों हाथों से होल्ड कर लेता है वो रोप को और फिर वॉकिंग करता है। इसमें हमारे पेशेंट की वॉकिंग काफी अच्छी आती है। कुछ पेशेंट जो होते हैं जो रोल करके चलते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे जो उसका फ्लोर होता है हमारे पैरेलल बार का, उसके ऊपर पैर बना सकते हैं जिससे हमारा पेशेंट उसी पैर के निशानों पर पैर रखे जिसपे उसे चलना है। इस तरीके से हम उसका गेट जो है वो सही कर सकते हैं। अब हम उसको बताएंगे, जब हमारे पेशेंट का गेट शुरू हो जाता है, ठीक है, वो वॉक करने लगता है, नॉर्मल नहीं नियर नॉर्मल वॉक शुरू कर देता है, तब हम उसके बैलेंस पे काम करते हैं। अब हमारे पेशेंट को हम बैलेंस एक्सरसाइज बताना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पेशेंट का साइड लेग रेजेस। पेशेंट चेयर का सपोर्ट लेके या टेबल का सपोर्ट लेके स्टैंडिंग में खड़ा रहेगा और अपना एक लेग जो है वो ऊपर की तरफ उठाएगा इस तरीके से। ठीक है, वो स्टैंडिंग में रहेगा, सपोर्टेड होना चाहिए, और इस तरीके से अपना एक पैर ऊपर की तरफ उठाएगा और उसको होल्ड करेगा उस पोजीशन में। ठीक है, कोशिश करना है कि इसको करते टाइम पहले वो अपने अनअफेक्टेड वाले साइड से शुरू करे, फिर अफेक्टेड वाले पे आए। ठीक है, फिर आता है क्लॉक रीच। इसमें पेशेंट स्टैंडिंग में रहेगा, होल्ड करके रहेगा चेयर को, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड से। फिर उसको इमेजिन करना है कि उसके सामने की तरफ 12 बज रहे हैं और पीछे की तरफ 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो उसे अपना लेफ्ट लेग जो है वो और राइट आर्म जो है वो 12 और 3 के पास लेके जाना है और 6 के पास। कैसे? जैसे सामने 12 बज रहे हैं, पीछे 6, तो पेशेंट पहले अपना हाथ जो है वो आगे लेके गया 12 पे। ठीक है, उसका जो फुट है, जो लेफ्ट लेग है वो फोल्ड ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट लेग जो है वो फोल्ड रहेगा। लेफ्ट साइड का जो हैंड है वो 12 बजे जाएगा, 3 बजे पे आएगा, फिर 6 बजे पे आएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? पेशेंट स्टैंडिंग में रहेगा, चेयर होल्ड करके या कोई भी सपोर्टिव चीज को होल्ड करके। इमेजिन करवाना है कि आगे 12 बज रहे हैं, साइड में 3 और पीछे 6। तो उसको 12 को पकड़ना है पहले, फिर 3 को पकड़ना है हाथ से और फिर 6 को। ठीक है, राइट हैंड और राइट लेग से ही ये स्टार्ट करना है, जो कि मतलब कि जो भी पेशेंट का अफेक्टेड वाला साइड है, राइट या लेफ्ट, उससे इसको हमें शुरू करना है। फिर आता है लेग स्विंग। लेग स्विंग में पेशेंट जो है अपने लेग पे खड़ा हो जाए, या तो राइट या तो लेफ्ट, जैसा ठीक लगे। फिर उसके बाद हमारा पेशेंट इस तरीके से खड़ा रहेगा सपोर्ट में, ठीक है, या तो लेफ्ट या तो राइट। फिर उसे अपना पैर जो है
3 से 6 इंच ऊपर उठाना है फ्लोर से, ठीक है। जैसे कि ये वो हमारा पेशेंट फ्लोर पे खड़ा है, एक हाथ से वॉल सपोर्ट लिया, फिर जो अफेक्टेड साइड वाला लेग है उसको ऊपर की तरफ उठाया 3 से 6 इंच, फिर न्यूट्रल पोजीशन, फिर पीछे की तरफ उठाया 3 से 6 इंच, फिर न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। अब इसमें जरूरी है कि हमारे पेशेंट का बैलेंस बना रहे, इसलिए उसके जो दूसरा वाला पैर है वो एकदम सीधा रहेगा, वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में पेशेंट ग्राउंड पे पैर रख सकता है, जैसे जैसे उसका मूवमेंट आने लगे, उसका बैलेंस होने लगे, वो बिना ग्राउंड पे टच किए हुए वो डायरेक्ट स्विंग मूवमेंट करे, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ऊपर और नीचे न्यूट्रल पोजीशन में ना आए। इसी तरीके से वो अडक्शन अबडक्शन करे, क्रॉस करे लेग को अंदर और बाहर लेके जाए बॉडी से, क्रॉस करे लेग को अंदर और बाहर लेके जाए बॉडी के। तो इस तरीके से वो स्विंगिंग मूवमेंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एडक्शन एबडक्शन कर सकता है बॉडी क्रॉस करते हुए। फिर आता है हमारा फ्लैमिंगो स्टैंड। फ्लैमिंगो स्टैंड में जो पेशेंट अपने दोनों फीट पे और आर्म को रिलैक्स रखेगा, दोनों फीट जो है वो पास पास रहेंगे, आर्म रिलैक्स रहेंगे, उसको होल्ड करके रखना है अपने चेयर से, चेयर को होल्ड करके रखना है ताकि उसका बैलेंस ना जाए। बैंड करेगा वो एक नी को, लिफ्ट करेगा फुट को स्लाइटली ग्राउंड के ऊपर और बैलेंस लाने का दूसरे पे, इस तरीके से। ये फ्लैमिंगो स्टैंडिंग। दूसरा पैर ऊपर की तरफ उठाना है। फिर सिंगल लेग स्टैंड्स विद आर्म। इसमें पेशेंट दोनों पैरों को पास करके खड़ा रखेगा, आर्म्स भी रिलैक्स रहेंगे, चेयर को होल्ड करना है सपोर्ट के लिए। फिर लेफ्ट आर्म जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और लेग भी जो है वो आगे की तरफ जाएगा, इस तरीके से। एक हाथ से हमने चेयर होल्ड कर ली। अब जो हमारा हेमिप्लेजिक साइड है उसका हाथ ऊपर, सर के ऊपर और पैर आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंगल लिम्ब स्टैंस विद द आर्म। फिर आता है टो दी लाइन। फिर इसमें हमारा पेशेंट जो है टो की लाइन में स्टैंड करेगा, यानी कि एक पैर का जो टो है वो दूसरे पैर की हील से टच होके खड़ा रहेगा। ये स्टैंडिंग में वो करेगा, एक पैर के आगे दूसरा पैर रखेगा, एक पैर का टो और दूसरा पैर का हील ज्वाइंट रहेगा एक साथ, और उसको उस पोजीशन में खड़े रहना है, उस पोजीशन को मेंटेन करना है। फिर है रॉक अराउंड द क्लॉकवाइज। अब हमारे पेशेंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। दोनों पैर पास रहेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, एक बोर्ड के ऊपर इस तरीके से हमें क्लॉक और एंटी क्लॉक बना देना है। पहला पेशेंट शुरू करेगा 9 बजे से चलना और घड़ी की सुई के आकार में चलेगा, फिर उसके अपोजिट होके वो चलेगा काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी जिस तरीके से गोल घूमती है उस आकार में चलना हुआ तो क्लॉकवाइज, फिर उसके अपोजिट चलना हुआ तो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर आता है हमारा मार्चिंग एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट जो है चेयर और किसी टेबल से होल्ड करके रखे, फिर जैसे जो आर्मी पर्सन होता है वो मार्च प्रेस करते हैं, एक पैर ऊपर फिर नीचे, फिर एक पैर ऊपर नीचे, नी से हम बैंड करके पैर को ऊपर उठाते हैं। इस तरीके से उसे नी बैंड करके ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, फिर दूसरे लेग में करना है। एक मार्चिंग प्रेस एक्सरसाइज देनी है उसे स्टैंडिंग में। फिर आता है हमारा हील टो वॉक। इसमें हमारा पेशेंट हील पे वॉक करेगा, ठीक है, फिर टो पे वॉक करेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसमें हमारे पेशेंट सिर्फ हील से वॉक करेगा पहले, फिर उसके बाद वो टो से वॉक करना शुरू करेगा। तो ये हुआ हमारा हील टो वॉक। फिर हील टो वॉक में ही वो आगे बढ़ेगा, एक सिंगल लाइन पे हमारा पेशेंट को हम हील टो वॉक करवाएंगे, ठीक है। एक आपको लाइन खींच देनी है, पेशेंट की हील उस लाइन पे, उसके आगे पेशेंट का टो, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए उस लाइन में से वॉक करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हील टो वॉक। फिर अब हम चेयर पे स्क्वाट्स करेंगे।
चेयर, हमारे पेशेंट जो है वो चेयर पर सिटिंग करके बैठेगा, ठीक है। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको चेयर से खड़े होके स्ट्रेट खड़े होना है चेयर के सामने। तो ये हमारा चेयर का स्क्वाट्स होगा। स्टार्टिंग में हमारा पेशेंट चेयर होल्ड करके खड़ा हो सकता है, चेयर ग्रिपिंग बना के खड़ा हो सकता है। फिर जैसे ही उसका ये बैलेंस बन जाए, इसके बाद वो अपने हाथ को क्रॉस कर ले या पकड़ के फिर स्टैंड अप और सिट डाउन एक्सरसाइज करे, तो ये एक प्रोग्रेशन हो जाएगा हमारे चेयर स्क्वाटिंग की एक्सरसाइज का। फिर आता है हमारा वन लेग क्लॉकवाइज आर्म। अब इसमें हमारा पेशेंट क्या करेगा, एक पैर जो है वो उसका स्ट्रेट रहेगा, एक गोल सर्कल बनाना है जिसमें हमें वॉच बनानी रहेगी, वो सेंटर में बैठेगा, ठीक है। एक पैर उसका रिजिड है, दूसरा पैर हम उसको बोलेंगे कि वो पहले 12 बजे पे लेके आए, ठीक है, फिर वो 3 बजे पे लेके आए, फिर वो 6 बजे पे लेके आए। इसी तरीके से अपोजिट वाले से करवाएंगे। फिर ये वाला पैर जो है वो रिजिड रहेगा, इस वाले पैर से करवाएंगे हम पहले 12 बजे पे, फिर 9 बजे पे, फिर 6 बजे पे। इस तरीके से गोल सर्कल बनाना है, एक वन लेग क्लॉक विथ आर्म हमें उसे करवाना है एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम हमारे पेशेंट को किकिंग बॉल एक्सरसाइज करवाएंगे। जो नॉर्मल बॉल आती है उससे पेशेंट बॉल पे किक करेगा, ठीक है। उसके साथ अगर कोई ये किकिंग बॉल एक्सरसाइज करे तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो सेल्फ कर सकता है तो एक बॉल दे जिससे वो अपने अफेक्टेड पैर से बॉल पे किक करेगा, ठीक है। अब हम अपने पेशेंट को एरियल एक्टिविटी में डालेंगे ताकि वो अब हम अपना पेशेंट खुद से काम करना शुरू करें, ठीक है। वो अब अपने घर के आसपास अंदर या बाहर वॉकिंग करना शुरू करे, खुद से खाना शुरू करे, ठीक है। प्लेट पकड़ना, चम्मच को मुंह तक लेके आना, फीडिंग एक्टिविटी शुरू करे, खुद को ड्रेस करे, खुद को रेडी करे, जो उसके कपड़े हैं वो खुद सेलेक्ट करे, खुद पहने, ठीक है। और अगर इन सबको मैनेज करने के लिए कोई पर्सन लगता है स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर टॉयलेट खुद से जाए, उठे, खुद से टॉयलेट जाए, एप्रोप्रिएटली यूज करे, क्लीन रखे खुद को, डेली नहाए। तो टॉयलेटिंग एक्टिविटी अब उसे हमें शुरू करवानी है। फिर डेली वो नहाए खुद से, मुंह धोए खुद से, ब्रश करे, शॉवर ले और बॉडी वॉश करे, ये सब चीजें अब वो खुद से शुरू करें। फिर ट्रांसफर भी खुद का वो खुद से शुरू करें, जैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है तो अब वो खुद से करना शुरू करें। जैसे कि जाना है उसको बेड से चेयर तक या व्हील चेयर तक, तो अब वो कोशिश करे कि खुद से वो चलना शुरू कर दिया है उसने तो वो खुद से चल के एक बेड से एक चेयर पे जाए, वॉकर पकड़ना शुरू करे, डिवाइस पकड़ना शुरू करे, जो उसे यूज के लिए वो चीज अब वो पकड़ना शुरू करें। तो हमें अपने पेशेंट की अब एक्टिविटी शुरू करवानी है डेली लिविंग की, उसका खुद से खाना, नहाना, ड्रेसिंग, ट्रांसफर, टॉयलेट, वॉकिंग। अब ये सारी एक्टिविटियां वो खुद से करना शुरू करें, हमें उसे अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग देनी है। तो ये हमारा टॉपिक रहा स्ट्रोक का, जिसमें हमने हमारे पेशेंट का एम्बुलेशन देखा, बैलेंस एक्सरसाइज देखी और उसकी एडेड एक्टिविटी देखी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी और स्वस्थ रखे। थैंक यू सो मच।